अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अक़वाम मुत्तहिदा अक्टूबर 1945 में दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के बतन से उभरी। आलमी बरादरी ने इससे कबल लीग ऑफ नेशंस की इबरतनाक नाकामी देखी थी, जो जारहियत को रोकने में नाकाम रही। 1940 की दहाई के वस्त के मारूजी हालात ने एक नई तंजीम की ज़रूरत को कतई तौर पर लाजमी बना दिया था। यूरोप खंडरात में बदल चुका था। एशिया के कई इलाके जंग से तबाह हो रहे थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम मार दिए गए थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन में सुपर पावर बनने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। ऐसे माहौल में 51 बानी रियासतों ने सैन फ्रांसिस्को में अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर दस्तखत किया, जिसका मकसद सलामती का निज़ाम कायम करना था, जो जंग को रोक सके, तरक्की को फ़रोग़ दे सके और इंसानी हुकूक को बैनुल अक़वामी निज़ाम में जज़्ब कर सके। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे नुमायां किरदार अमन कायम रखना था। नीली टोपी वाले फौजी 70 से ज़्यादा ऑपरेशंस में दुनिया भर में भेजे गए, जिनमें नुमायां कामयाबियां नमीबिया, कंबोडिया और लाइबेरिया में नजर आईं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने बाद अज जंग मुआशरों को मुस्तहकम किया। तहम अमन कायम रखने की ये कोशिशें अक्सर सियासी समझौतों, वसाइल की कमी और सलामती काउंसिल की वीटो सियासत की वजह से महदूद रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एशिया और अफ्रीका में आज़ादी की तहरीकों को कानूनी हैसियत फराहम की और इसी की ज़ेर निगरानी 80 से ज़्यादा ममालिक आज़ाद हुए। तहम अक़वाम मुत्तहिदा बहुत से मसाइल के हल में नाकाम भी रही। 1994 में रवांडा में नस्ल कुशी हो, फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम और यमन जैसे तवील मुद्दती तनाज़ात को हल करना हो, इस सब की नाकामी साबित करती है कि बड़ी ताकतों की ख्वाहिश पर इज्तिमाई सलामती बेअसर हो जाती है। 2003 में इराक पर अमरीकी हमला, जो सलामती काउंसिल की इजाज़त के बगैर किया गया, इस बात का सबूत था कि ताकतवर रियासतें अपने मफादात की राह में रुकावट बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा को नज़रअंदाज कर देती हैं। ये नाकामियाँ महज नाअहली नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रियात और ताकत की सियासत के हकीकी तकाज़ों के दरमियान बुनियादी तनाव की अक्कास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानिबदारी को बारहा अमरीका ने मुतासिर किया है, इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। कोरिया की जंग और खलीजी जंग को कानूनी जवाज़ दिया, जबकि अपने इत्तेहादी इसराइल को सलामती काउंसिल में वीटो पावर के जरिए मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अमरीका अपने माली ताउन और सिफारती असर और रसूख से इसके एजेंडे पर असरअंदाज होता रहा है। इस लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर बैनुल अक़वामी निज़ाम की नाहमवारियों की अक्कासी करती है। आलमी हुक्मरानी के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इसकी अफादियत कायम है, तहम ये बड़ी ताकतों के अज़ाइम की हदूद में जकड़ी रहती है। यह अदम तवाज़ुन कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहाना मौजूदा बैनुल अक़वामी सियासत के सबसे बड़े चैलेंजेस में से है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास का भी आगाज़ हो चुका है, तो इसी मुनासबत से आज ये गुफ्तगू रहेगी कि क्या ये अपनी अफादियत कायम कर पाएगी या कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की। सवाल आप सभी के लिए। 80 साल का मिज़ानिया, नाकामियों का पलड़ा भारी, उभरती कसीर कुतबी दुनिया, क्या नई आलमी तंजीम की ज़रूरत या अक़वाम मुत्तहिदा में ही इस्लाहात? शहजाद साहब, क्या कहिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा मौजूदा कसीर कुतबी दुनिया में अपनी पुरानी मरकजियत या अफादियत कायम रख पाएगी? अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा जिन हालात में कायम हुई, ज़रा उसको देख लीजिए कि अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम के तकरीबन यकीनी जीत के अपनी विक्ट्री के दहाने पे खड़ा था। अमेरिका ने 1944 में इन ममालिक को, जो कि उससे ताल्लुक़ रखते थे, उससे नज़रिए से मिलते थे, उनको इकट्ठा किया बैटन वुड्स के अंदर और कहा कि हमें एक आलमी निज़ाम बनाना है जिसकी बुनियाद मईशत होगी और उस मईशत के गिर्द जितने मसाइल और हैं उसको दुनिया के अंदर उनको एक जगह के ऊपर मरकूज किया जाएगा, जिसकी शक्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में उभरी। यानी एक ऐसा मुल्क था जो कि लीड कर रहा था इस थॉट प्रोसेस को। आज की दुनिया से मुकाबला करें, कितने लीडर्स पैदा हो चुके हैं और उनमें से कितने एग्री करेंगे कि हाँ मैं इससे एग्री करता हूँ या मैं इससे एग्री करता हूँ। वहाँ पे एक मुल्क था जिसने अपनी सोच जब दी तो बहुत सोने सब ने उस पर दस्तखत कर दिए और 1944 की बात है ये, और फिर 1945 में फिर यूनाइटेड नेशंस आई। यूनाइटेड नेशंस जहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, इसके फ़वाइद भी बहुत रहे। मिसाल के तौर पे तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, फूड के अंदर, और आपको पता है एड के अंदर, इन तमाम चीज़ों में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उसका रोल रहा है। कब खराबी पैदा हुई? उस वक्त खराबी पैदा हुई जब लोगों ने ताकत अपने हाथ में लेना शुरू कर दी, जैसे कि अमेरिका का आपने कुछ मिसालें दी और चीज़ें दी, जिसमें मगरिब ने इराक के ऊपर हमला किया और इस तरीके से बाकी चीज़ें, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, कश्मीर और बाकी ऐसे चंद जगह जहाँ पर के लोगों को उनके हकूक़ मिलने थे, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का असर ज़ायल होता हुआ नज़र आया। अच्छा, अब ये तो हो गई हकीकत जो कि आज तक कायम है।
दूसरे अब देख लेते हैं कि अच्छा एनेबलर्स क्या है आज के हालात के अंदर। आज के हालात के अंदर या पिछले 25-26 साल के अंदर इंटरनेट का जो दुनिया में फैलाव हुआ है, उसने क्या किया, दुनिया को इंस्टेंट कम्युनिकेशन दे दी, उसने डिजिटल इकोनॉमी बना दी, उसने एक गैट और WTO जो क्रिएट हुआ था एक माशी निज़ाम के तहत, उसको एक पैमाना और उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि किस तरह दुनिया की मईशत जो है ये आपस में जुड़ी हुई है। जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए बदकिस्मती से, लेकिन ज्यादा दुनिया अपने इन मामलों के अंदर आपस में जकड़ी या जुड़ी हुई नजर आती है। इससे आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है इस दुनिया की तारीख, इंसानी तारीख के अंदर जो पिछले 30 सालों में क्या कहा जाता हुई है, वो पिछले 300 सालों में आपने इंसान ने नहीं देखी थी। तो फवायद भी बहुत हैं इस सारी चीजों के। इसके बाद एजुकेशन, ट्रेवल, हेल्थ, किस तरीके से जब ये पेंडेमिक आया कोविड का, किस तरीके से WHO ने अपना किरदार अदा किया। तो मेरा ख्याल है कि इसकी अफादियत खत्म नहीं हुई। हाँ, जरूरत इस अमर की है कि ये जो ममालिक हैं ये रियलाइज करें कि हम वापस जो जंग अजीम दोम से पहले का वक्त था उसके अंदर वापस जा रहे हैं। यानी यहाँ पर लीग ऑफ नेशन को आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट कर दिया गया था, और फिर हर कोई वहां पे हर जगह कसीरुल कुतब शुरू हो गया था और कुतबी निज़ाम शुरू हो गया था। जिसके हाथ में ताकत थी वो अपने छोटे से एरिया के अंदर, रीजन के अंदर अपनी तसल्लत कायम करना चाहता था, एरियाज को कंट्रोल करना चाहता था। उस जमाने में टेरिटरी की लड़ाई हुआ करती थी, जगह लेने की। तो कहने का मतलब है कि ये अगर ये आज के जो लीडरान हैं अगर इसको समझें, और खासतौर पर एक फिर से एक ब्रेटन वुड उस तरह का जिसमें इन स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, इनको अपडेट करने की जरूरत है उस तरीके से कि जो कि आज की दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए मौजू हो और तरीका बेहतर किया जा सके, उसको तेजी से एड्रेस किया जा सके। अमेरिका, चीन, रूस, बाकी ममालिक जो हैं, वरना देख लें ईरान ही काफी है आपको इधर उधर करने के लिए। शुमाली कोरिया के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। यमन का जो हाल है वो हमारे सबके सामने है। इसराइल के साथ बहुत से लोग बैठने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो वो ममालिक जो कि समझते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल और इंसान का मुस्तकबिल इस चीज में व्यवस्था है कि हम सब के सब एक दूसरे से जुड़े रहें और एक निज़ाम में जुड़े रहें जिसमें कोई रूल बेस्ड ऑर्डर हो। रूल बेस्ड ऑर्डर होगा तो उसके बाद ही ये दुनिया एक, वरना बिखर जाएगी, लड़ाइयां करेंगे आप, वापस बैक टू World War I हो जाएगा, और फिर आपको समझ नहीं आएगी कि इस क्राइसिस में से क्या उसका खात्मा होगा World War III के बाद, वो हो जाएगी, या किस किस्म का मामला आएगा। लेकिन उसके बाद इंसान की बका किस शक्ल में आएगी, हो जाती है, निज़ाम बन जाते हैं, लेकिन उस तमाम झगड़े से और उस तमाम मसले से गुजरने की जरूरत क्या है, जबकि आपके सामने तारीख मिसालें लेकर बैठी हुई है। ज़ैगम साहब, एक तो एड्रेस कीजिएगा कि ये जो वीटो पावर है, इसने सलामती काउंसिल जो है वीटो पावर, इसने कितना नुकसान दिया अक़वाम मुत्तहिदा की अमन की कोशिशों को, और क्या वीटो पावर रखने वालों को या जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो लिहाज नहीं कर पाए, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी ही उसकी नाअहली में गिनी जाए? देखिए, जब चौधरी बदलते हैं तो पंचायत को बदलना पड़ता है, वरना पंचायत टूट जाती है। जब अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी आज से 80 साल पहले, तो जो पुरानी एम्पायर्स थी वो टूट रही थी और नई एम्पायर्स बन रही थी। तो उस वक्त की जो हकीकत थी सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिफ्लेक्ट करती है। जो उस वक्त की 5 बड़ी ताकतें थी, अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, इनको सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दे दी गई और तमाम तर ताकत सिक्योरिटी काउंसिल में मरकूज कर दी गई। जो जनरल असेंबली है, जहां तमाम मुल्क बैठते हैं, उसके वोट की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जहां ये लोग बैठते हैं, 5 मेंबर्स, इनमें से कोई भी वीटो करे तो फैसला नहीं हो सकता। ताकत इनके पास है, इख्तियार इनके पास है। और जब दुनिया बदल चुकी है, चौधरी बदल चुके हैं, तो उस वक्त जरूरत यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल की हकीकत बदले और ज्यादा मॉरल बेस बने, ये दुनिया की नई हकीकतों को भी रिफ्लेक्ट करे और ये खुद एक ज्यादा जमहूरी शक्ल भी ले। हम जिस अहद में रह रहे हैं ये रियासतों का अहद है। वैसे 80 साल पहले भी रियासतों का अहद था। तो रियासत से ऊपर दुनिया जंगल है, वहां पर मफाद का सिक्का चलता है, वहां ताकत ही कानून है। और ये कहा जाता है, हमें पॉलिटिकल साइंस कहती है कि स्टेट्स आर नॉट मॉरल एंटिटीज। जो रियासतें होती हैं ये अखलाकी वजूद नहीं रखती, ये अपने मफाद पर चलती हैं। इसी वजह से इतना बड़ा तसादुम था अक़वाम मुत्तहिदा बनने से पहले, जो 2 बड़ी जंगें हुई, दुनिया में इतनी तबाही हुई कि पूरी इंसानी तारीख में इतनी अमवात नहीं हुई थी जितनी 2 जंगों में हुई। और इसीलिए
इस इदारे को वजूद में लाया गया, इस पंचायत को वजूद में लाया गया कि तीसरी आलमी जंग को रोका जा सके। इसका बुनियादी मकसद था। लेकिन इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मैं इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब से। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म दिया है। कम अज कम कमजोर बोल तो सकता है ना, चीख तो सकता है ना, उसकी वोट हैसियत ना हो फिर भी वो वोट तो दे सकता है ना। गैंग अप कर सकते हैं कमजोर मुल्क, शर्मिंदा कर सकते हैं बड़े मुल्कों, बाज़-औक़ात अपनी बात मनवा भी सकते हैं। पीस कीपिंग का मैकेनिज्म दिया है, पीस कीपिंग फोर्सेस बनी है, हकूक के प्लेटफॉर्म उभर कर आए हैं। खासतौर पर आप सिर्फ मजदूरों के हकूक को देख लीजिए। अगर ILO ना होती तो मजदूरों को जो सरसे में हकूक मिले उसमें से कुछ भी ना मिलते। गुर्बत के बारे में एक एजेंडा बना, सेहत के बारे में तो बहुत कुछ हुआ, मतलब पोलियो को खत्म करके रख दिया गया, वैक्सीनेशन हुई, सेहत की ड्राइव्स हुई, माहौलियात के बारे में बात हुई। लेकिन रही ये फातिहों की अदालत, और फाते अब बदल गए हैं, पुराने फाते अब नहीं रहे। अब नई दुनिया की जो हकीकत है वो ये है, जैसे आपने कहा है कि कसीर कुतुबी निज़ाम है। अब नई ताकतें उभर कर सामने आ चुकी हैं और ये उन ताकतों को रिफ्लेक्ट नहीं करती। नई ताकतें पुराने निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं। वो चाहती हैं पुराना निज़ाम बदले, वो नया निज़ाम लाना चाह रही हैं। अब जो पुराने निज़ाम के ठेकेदार हैं वो भी इस इदारे को टारगेट किए हुए हैं, और जो नए निज़ाम वाले हैं वो भी इसके साथ ताउन नहीं कर रहे। मसलन अमेरिका ने गला दबा दिया है UN का, यूनाइटेड नेशंस का, अपने फंड्स रोक के। हर $5वां अमेरिका देता है जो यूनाइटेड नेशंस को आता है, उसके लिए चलना मुश्किल हो। सरवाइव कर पाएगा UN इस कसीर कुतबी दुनिया में? अगर इसको सरवाइव करना है, और इसको सरवाइव करना चाहिए, और सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहिए, इसको थ्राइव करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है। हम जंगल के कानून की तरफ नहीं जा सके। जंगल तो है लेकिन कितना बड़ा जंगल है, इसमें जंगल को कम होना चाहिए। ज्यादा बेहतर एक ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है, जिस तरह का ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुके। तो दुनिया की बड़ी ताकतों को इकट्ठे होकर एक नई UN बनानी होगी, यूनाइटेड नेशंस को बदलना होगा। वरना जो हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के निजाम भी, गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म भी वो कसीरुल कुतबी बन रहे हैं। नए प्लेटफॉर्म्स वजूद में आ रहे हैं, इलाकाई प्लेटफॉर्म्स वजूद में आ रहे हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़बिल लीग ऑफ नेशंस की मानिंद होता आपको दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर जैसे ज़ैगम साहब ने कहा कि स्टेट्स तो मॉरल एंटिटीज़ हैं ही नहीं, या आप समझते हैं कि इसके अंदर इस्लाहात के ज़रिए ये अपने मकासद को पूरा कर सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये हो ही नहीं सकता। ये इंसान और इंसानी तारीख़ के ख़िलाफ़ है। देखो आयशा, पहली बात तो ये है कि आपने बुनियादी तौर पे अपने सवाल में उसके जवाब दे दिए बेशुमार। हम चूँकि वो क्या उम्मीद, फलाना, मायूसी, कुफर, ये इस तरह के अजीब तरह के मुहावरों की कौम है हम। देखो, यूनाइटेड नेशंस जोकरों के इज्तिमा लीग ऑफ नेशंस का नया एडिशन, दूसरा चेहरा या दूसरा एपिसोड है। समझ गए हो? ये नया मॉडल है। एटम बॉम्ब भी, फिर हाइड्रोजन, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, इसका तसव्वुर ही बुनियादी तौर पे है मकाना और ह्यूमन हिस्ट्री की नफी है, बिल्कुल। अच्छा, अभी सबने जिक्र किया वीटो वीटो वीटो, क्या, क्यों? फिर तो भाई ये हमारा पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, भूख सबको लगती है, तो वीटो उसमें क्या है? इज्जत नफ्स किसी कौम की, उस पर यलगार जो गजा में हो रहा है, वीटो, फ्रॉड। अच्छा, ये एक मुहज़्ज़ब धोखा और कानूनी बैनुल अक़वामी फ्रॉड है। कमजोरी और ताकत, जहालत और इंतहाओं को छूती हुई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसरी और इंसाफ अहमकाना सोच है। ना कभी मुमकिन था, ना है। इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लो, तैमूर ने क्या किया था बायजीद यल्दरम के साथ, ये मुमकिन नहीं है। और एक आखिरी बात आपको बताऊं, हम में से तो कोई नहीं होगा, शायद हमारी औलादें भी ना हो। In less than 100 years, the powerful nations are going to shift from this planet called Earth. जैसे कभी कभार
चौधरी या वडेरा जाता है अपनी ज़मीनों पे देखने के ये बाकी क्या कर रहे हैं कमीन, इस तरह आया करेंगे ये। द रूल इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। आपको हजारों साल पुराने वाले नक्शे याद आएंगे। यहाँ पर जरूर चौधरियों के मुताबिक नहीं रहेगा इस तरह का, नहीं। तो देखना पीपल हु सक्सीड, मैंने क्या कहा है। और हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए, यह सोच ही गंदी और गलत है, जहालत ज़दा है। एक तरफ जहालत, एक तरफ प्लैनेट कॉल्ड सुपर अर्थ, चांद खलाओं में टमाटर ते साडे अगले वक्त दी रोटी ते बराबरी। ठीक है, तो जितनी मेहनत करेंगे वो वहीं तक पहुंचेगा ना। ठीक हो गया हसन साहब, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए दुनिया का कोई फोरम होगा, हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा। ठीक, दोरे चुकले आए पहले लीग ऑफ नेशंस होने जो मर्जी कर रहा हो। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत में तौसीक, कुछ ममालिक ने एतराज़ भी किया, कुछ ममालिक का जुस्सा बड़ा भी हुआ है, वो बड़ी ताकतें भी बने हैं। उसके ज़रिए, इस्लाहात के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो मकसद था पूरा हो सकता है, अपनी साख बरकरार रख पाएगी, या आज बदलती दुनिया में किसी नए ऑर्गेनाइजेशन की, आलमी तंजीम की ज़रूरत है जो डिलीवर कर सके? पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की अरकान की तादाद बढ़ाई जाए और संजीदा कोशिश होनी चाहिए। उसकी रीजनिंग फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन ममालिक को देनी चाहिए जो ये मुतालबा करते हैं, और अगर उसमें फिर नाकाम हो जाते हैं तो फिर मैं यूनाइटेड नेशन का मुस्तकबिल बहुत बुरा देख रहा हूँ। आपने सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, इराक़ पे हमला क्या सिक्योरिटी काउंसिल की मर्ज़ी से हुआ था? नहीं। बाईपास। क्या किसने परवाह भी की? नहीं। वो मुल्क तबाह कर दिया गया, इंसानों को ज़िबा कर दिया गया, क़यादत को फांसी पे लटका दिया गया, उनको एम्बुश करके गोलियों का निशाना बनाया गया, उस पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, वहाँ के रहने वालों को तबाह कर दिया जमहूरियत के नाम पर। तो मैं तो सिर्फ एक ही रोल देखता हूँ, जब मेरा मुल्क तोड़ा जा रहा था तो इसका रोल क्या था? क्या हमारे पे एग्रेशन नहीं हुई थी? क्या हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्की फ़ौजी दाखिल नहीं हुए थे? क्या हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की नहीं थी? जो कुछ भी फिर यूगोस्लाविया में हुआ, क्या वो यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में नहीं हुआ? तो ये पढ़ी लिखी बातें करने के लिए कुछ 4 पैसे मिल जाते हैं भीख के, हमें कोई हिस्सा, उसका हिस्सा मिल जाता है हमें, तो बड़े हमें खुश रहना चाहिए। हमारा वजूद ही नहीं है। यानी पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, और उसके बारे में अगर कोई फैसला कर भी दे उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, तो एक आदमी हाथ खड़ा करके उसको अपोज कर दे। शर्म आनी चाहिए। अब जो गजा के मामले में हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के 4 अरकान एक तरफ थे और एक ने कहा कि नहीं हम भी मानते इस रेजोल्यूशन को। किसने कहा? अमेरिका ने। पर आज अमेरिकी सदर ट्रंप यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कहां थे, जंगें तो मैं रुकवा रहा था, अमन के लिए तो मैं बतौर अमेरिका काम कर रहा हूं। वो तो अपना जाती प्रोजेक्शन की बात कर रहा है ना। ही इज टॉकिंग, वो उसका जो एड्रेस आप सुन रही हैं वो कर रहा है ट्रंप। ये वो ट्रंप है जिसकी खातर आज फ्रांस के सदर को सड़क पार नहीं करने दिया। मैं कह रही हूं अक़वाम मुत्तहिदा को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। तो गलत है ना। फिर ये मेरे तमाम दोस्तों ने जितनी भी सपोर्ट दी यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को, वो कोलैप्स कर गया ना ट्रंप के इस बयान। इफ्तिखार साहब, जो बात हम कर रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त ट्रंप यही बात कह रहा है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूं। ये ट्रंप वहां पे यूएन में खड़ा कह रहा है इस्लाहात। वो कौन है? ये वही है ना जिसने इराक के ऊपर हमला किया। ये वही है जो पाकिस्तान को बचा नहीं सका। क्या बात करते हैं ये भाई साहब? बिल्कुल क्लियर बात है। एक दफ़ा कोशिश की जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और उन मुल्कों को शामिल किया जाए जो मुल्क अपनी तरक्की, अपनी आबादी और अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से अहमियत रखते हैं। तब तो शायद ये कुछ चल जाए आगे, वरना ये नहीं चलेगा। और तीसरी जंग अजीम को रोकना अगर ये चाहते हैं कोई, तो इन सब ममालिक को संजीदगी से सोचना चाहिए। आज सारा का सारा हॉल खाली हुआ था एक वक्त में। क्या चाहते क्या हैं ये? ठीक, जो फिर ऐसे करें, यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर दें। ये 5 आदमी बैठ के फैसले करते रहें और उनमें से एक का नुमाइंदा बोल रहा है, वो कह रहा है मैं हूँ, आई
ये ट्रम्प जो दुनिया को बचाए हुए है, अगर एक बस फिर बात यहाँ खत्म करते हैं, जहां नुकसान हो रहा है वहां भी आए द ट्रम्प ही जिम्मेदार हैं। एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे किसी भी तरह की कोई भी वैक्सीनेशन अगर यहाँ लाई जाती है तो साजिशी थ्योरियों की भरमार क्यों होती है, शऊर कहाँ है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पोलियो के मुकम्मल खात्मे का ख्वाब दुनिया गुज़िश्ता करीबन 4 दहाइयों से देख रही है। 22 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च हो चुके, दीगर तमाम ममालिक इस बीमारी से निजात पा चुके, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो वायरस जिंदा है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल अब तक 27 नए केसेस सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता साल पोलियो केसेस की तादाद 74 थी, जो माहिरीन के मुताबिक इस वायरस की रिसर्जेंस यानी दोबारा उभरने का सबूत है। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट इस नाकामी की वजूहात मुसलसल सामने लाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2021 से 23 तक जो कामयाबियां जाहिर की वो दरअसल कोविड लॉकडाउन की वजह से थी, न कि इंसदादे पोलियो मुहिम्मात की मजबूती की वजह से। जब मामूलात बहाल हुए तो वायरस एक बार फिर सामने आ गया। पोलियो के खात्मे की राह में सबसे बड़ी रुकावट समाजी, सियासी और इंतजामी सतह पर गैर संजीदा रवैया है। फंड्स तो खर्च होते हैं मगर नताइज के बजाय सिर्फ रिपोर्ट्स और मंसूबे सामने आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे पोलियो की कामयाबी सिर्फ बैरूनी इमदाद या वक्ती मुहिम्मात से नहीं हो सकती है, इसे कौमी तरजीह और सेहत आमा के निज़ाम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पोलियो के साथ साथ बच्चों की ग़िज़ाइयत, पानी और सफाई, प्राइमरी हेल्थ केयर और रूटीन इम्यूनाइजेशन को जोड़ा जाए। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम भी जारी है, लेकिन ये मुहिम भी साजिशी नजरियात और तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र होती जा रही है। वैक्सीन के बारे में शकूक व शुबहात आम है, कुछ इसे गैर ज़रूरी करार देते हैं तो कुछ मगरबी साजिश से जोड़ रहे हैं। ये मसला सिर्फ वैक्सीन तक महदूद नहीं है बल्कि हमारे माशरती रवैयों का अक्कास है। पोलियो हो या खसरा, कोविड वैक्सीन हो या अब इस कैंसर से बचाव की मुहिम, हर बार हम साजिशी थ्योरीज का सहारा लेकर वैक्सीन से बचने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह है कि दुनिया आगे बढ़कर बीमारियों पर काबू पा रही है, जबकि हम शक और खौफ के हिसार में अपनी नस्लों को खतरात के हवाले कर देते हैं। सवाल यह है कि आखिर हम बतौर माशरा कब साइंसी शऊर को अपनाएंगे और अपनी सेहत को साजिशी कहानियों की बजाय तहकीक और हकीकत पर भरोसा करके महफूज बनाएंगे। अहम सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ लाइल्मी और साइंसी शऊर की कमी है या फिर हुकूमत और इदारों की जानिब से दुरुस्त और मौसर आगाही न देने का नतीजा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पोलियो, खसरा, कोविड और सर्विकल कैंसर वैक्सीन, हर बार साजिशी थ्योरीज की भरमार, हुकूमत मौसर तौर समझाने में नाकाम, हम बतौर मुआशरा समझने से गुरेजा क्यों? ज़ैगम साहब, आखिर मसला है किस जगह? दुनिया दवाइयाँ ईजाद कर रही है, मुफ्त में वैक्सीन देती है कि मुआशरे सेहतमंद हो सकें ताकि ख़तरनाक बीमारियों से बच सकें। ना हुकूमतें और इंतज़ामिया समझा पा रही हैं, ना लोग समझने को तैयार हैं। ऐसा है क्यों हमारे यहाँ? देखिए आशा, जहाँ डॉक्टर सहाफ़ी हों और सहाफ़ी नजूमी हों, वहाँ साजिशी थ्योरियों की बातचात तो होती है। सबसे बड़ा मसला बुनियादी सेहत के निज़ाम पर तवज्जो ना देना है। वैक्सीनेशन हो या फैमिली प्लानिंग हो, ये दोनों चीज़ें बुनियादी सेहत के निज़ाम के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हम वैक्सीनेशन करते हैं जब दुनिया हमें खैरात देती है, ये हमारी अपनी कमिटमेंट नहीं होती। उस पर भी शक करते हैं। दुनिया किसी बीमारी पर पूरी दुनिया में काबू पाती है, अपने मुल्कों में काबू पाती है, तो वो कहती है चलो यहाँ भी खत्म करें। और खास तौर पे कैसी दुनिया में जब बीमारी की कोई बाउंड्री नहीं है, वो हमारी मदद करने आते हैं। तो लोग एक सवाल करते हैं, लोग कहते हैं जब मैं गया था बुनियादी मरकज सेहत में तो मुझे तो डिस्प्रिन नहीं मिली थी, मेरा बच्चा तो इस वजह से मर गया था कि उस अस्पताल में एंटीबायोटिक नहीं थी। तो आज आपको मेरे बच्चे से क्यों मोहब्बत हो गई है कि आप उसकी जिंदगी बचाना चाह रहे हो? हुकूमत के पास क्या जवाब होता है? हुकूमत ठीक कह रही होती है, लेकिन क्योंकि हुकूमत वो कमिटमेंट ही नहीं दिखाती जो लोगों के बच्चों की जिंदगियों से, उनकी सेहत से मुताल्लिक हो, तो लोग एतबार नहीं करते। फिर आपने तालीम कौन सी दी है? एक ऐसा माशरा जहां 50% लोग बिल्कुल सिफर तालीम रखते हो, अनपढ़, अनलेटर्ड हो, और पढ़े लिखे लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो बाकी 50% बचते हैं, उसमें से भी आधे हों जिन पर तालीम की सिर्फ तोहमत हो। तो उनकी सोच को आप कैसे बदलेंगे? इतनी मुश्किल चीजें कैसे सिखाएंगे? आप उन्हें कैसे बताएंगे कि वैक्सीन एक मौजज़ा है जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इंसान को अता किया है? जैसे हजरत मूसा के हाथ में उनका असा सांप बन जाता था और सांप असा बन जाता था, ये वैसे ही है।
कि अल्लाह ताला ने बीमारी को खुद शिफा बना दिया। सही। उसी बीमारी के जरासीम इंसान की जिंदगियां बचा लेते हैं। लोगों को कैसे समझाएं कि भाई कल की बात है, जब आप खुद बच्चे थे, 5 बच्चों में से 4 बच्चों में से 2 मर जाते थे, 3 मर जाते थे, 2 बचते थे। खसरा होता था, चेचक होती थी, काली खांसी होती थी, तशन्नुद होती थी, डिप्थेरिया होता था, चेचक ज़दा चेहरे होते थे बड़े लोगों। ठीक, वो सब बदल गया है। और अब नई तब्दीलियां आ रही हैं, नई वैक्सीनेशन आ रही है, HIV आ रही है, मलेरिया क्या, कैंसर वैक्सीनेशन का चर्चा है। सही। तो मेरा ख्याल है हमें पूरी बुनियादी सेहत को अपना मरकज़ निगाह बनाकर हुकूमत को इस पर पूरी तवज्जो देने की जरूरत है। और जो इंफॉर्मेशन है, जो सेहत की इस बारे में सोच में तब्दीली है, वो उस बुनियादी सेहत के निजाम का हिस्सा होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हसन निसार साहब, फ्री मिलने वाली वैक्सीन हो या दवाइयां हो, या जैसे कोविड गुजरा या अभी सर्विकल कैंसर की बात हो रही है, हम हर बात को कंट्रोवर्सी से क्यों जोड़ देते हैं? ना हम खुद दवाई बनाते हैं, बाकी दवाइयां भी पिलाई जाती हैं, बाकी वैक्सीनेशन भी बच्चों को होती हैं, पर हमारे अंदर इतना क्या मामला है कि लोग समझ नहीं पा रहे, हुकूमतें समझा नहीं पाती? इतना लंबा बात करने की जरूरत नहीं है। 2 चीज़ें हैं आपके सवाल में। बाकी तो रोना है ना कि हुकूमत मुअस्सर तौर पे समझाने में नाकाम और माशरा समझने से गुरेज़ा। ये है सवाल आपका। जवाब सादा है, हुक्मरान और अवाम दोनों की मत मारी हुई है। हुक्मरानों को रज खान दियाँ मस्तियाँ, बदहज़मियाँ, डॉलरां दियाँ, पाउंडां दियाँ, जायदादां दियाँ, वो पागल हैं। अवाम नू भुख, नंग, जहालत, गुरबत, बेरोजगारी, रोटी ने साईं लोक बनाता है। ना समझाने वाले समझाने के काबिल हैं, ना ही उनका मसला है, ना समझने वाले इस काबिल रह गए हैं। हम नीम मफलूज सा माशरा है, तो इसको मुशरा और माशरा कहते उसको हैं जहां माश की मुनसिफाना तकसीम हो। माश से निकला है माशरा। सही। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक हो गया, जो फेरियां पेश करी जाओ। इफ्तिखार साहब, सवाल आपसे कुछ इस तरह कि आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो उस दौरान डिस्कशन हो रही थी, तो हमारे ये कलीग ने, टीम के कलीग ने बताया कि अपने उनके किसी जानने वाले कलीग हैं, प्रोफेसर हैं, वो नहीं जानते जो अभी ये वैक्सीन आई है, इसलिए वो उसको अपने घर में नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे ऑफिस में हमारे मेकअप में एक कलीग हैं जिन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगवाई। छोटी बच्ची है, उनकी स्कूल जाती है, उसकी क्लास में भी 3 बच्चियों के पेरेंट्स ने अलाउ किया। एक तरफ PhD प्रोफेसर हैं, एक तरफ ये हमारा मेकअप पर्सन है जो कि खुद भी इतने पढ़े लिखे ना होंगे। अब यहाँ पे शऊर, समझ, अकल किसने समझाना, ये इससे बढ़कर डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जब अब आप जानते हैं, क्या आप भी कहें मैं नहीं जानता। जब साजिशी थ्योरियों पर रियासत चल रही हो तो फिर यही होगा। चल रही हो, बिल्कुल साजिशी थ्योरी चल रही है ना, कि आज ये हो जाएगा, सुबह ये हो जाएगा, शाम को ये हो जाएगा, 12 बजे ये हो जाएगा, 1 बजे जुलूस निकलना शुरू होगा, 3 बजे टेक ओवर हो जाएगा। ये साजिशी थ्योरी हैं और पिछले 3 साल से चल रही हैं और रोज़ चल रही हैं। तो जिस मुल्क में है ही साजिशी थ्योरी, उसमें पोलियो, खसरा के जो इंजेक्शन हैं, इन पर इतबार ना करने की वन ऑफ दी रीज़न है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, इतने बुरे भी नतीजे नहीं जितनी आप रोना रो रही हैं। ऐसी भी बात नहीं है, पूरे मुल्क में इसकी रियलाइजेशन है। एक ख़ास तबका है, वो हर किस्म के इंजेक्शन के ख़िलाफ़ है। और आज से नहीं, अयूब खान के दौर से मुझे याद अच्छे तरीके से कि बच्चियों के स्कूलों में, कॉलेजों में भगदड़ में गई कि कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि उनको बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम करने की साजिश है। तो ये एक खास तबका है। हमारा ग्रोथ रेट पता है ना दुनिया में नहीं, अब हकीकत की मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं लगवा रहे इंजेक्शन? इसलिए इंजेक्शन लगवा रहे ना। यानी मुझे ये पोलियो वाले पे इतना, पोलियो पे मुझे सारी वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं मोहतरमा, मुझे पोलियो पे इतना दुख होता है कि जिस आदमी से साथ वो वकूआ होता है ना, बेचारा वो लंगड़ा के चलता है, उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप पे आती है ना, देखते हैं ना। और लेकिन ये इतना बुरा भी सूरत हाल नहीं है कि शायद कोई 80% या 90% लोग इनकार कर रहे हैं। देर आर 7 to 10% पीपल, और वो एक ख़ास सोच के मालिक हैं, वो ख़ास इलाके में रहते हैं, वो ख़ास। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा। लाहौर में ऐसा बात, अभी पोलियो पे सिर्फ लाहौर की आबादी कितनी है? कितनी है लाहौर की आबादी?
सर और कितने लाख लोगों ने इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता। कोविड आया, शुरू में लोगों ने कहा कि नहीं लगवानी, और फिर इस पूरे शहर ने कोविड को कॉपरेट किया नहीं किया, और सबसे कम अमवात पाकिस्तान में हुई कोविड से। ठीक है, सबसे कम अमवात हुई यहाँ पे। यहाँ का सिस्टम लोग कहते हैं है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। समझ रखते हैं, मतलब आप बिल्कुल नहीं लगवाना चाह रहे तो लोग समझ रखते हैं। हाँ। लेकिन एक तबका ऐसा है जो हर किस्म के जो इंजेक्शन है जिससे मुदाफत पैदा होती है जिस्म में, उसकी मुखालफत करते हैं, और वो करते रहेंगे, उनको कोई नहीं समझा सकता। शहजाद साहब, ये जो अभी रिपोर्ट दी गई है वो पोलियो से रिलेटेड, इसके अंदर वो रीजन बड़ी रुकावट कह रहे हैं समाजी, सियासी और इंतजामी सतह पर गैर संजीदगी। ऊपर बात हुई कैसे सिखाएं और कैसे बताएं, ये हमारी संजीदगी और कमिटमेंट क्यों सवालिया निशान बन जाती है? अच्छा, पहले तो ये हल कर लेना कि वैक्सीन जो है ये एक मौजज़ा है और अल्लाह का इनाम है इंसान के लिए। तो पता नहीं ये बनाता कौन है और किस बुनियाद पे बनाता है, और वो कौन लोग हैं जो बनाते हैं, और कौन लोग हैं जो कि बांटते हैं दुनिया के अंदर, और वो कौन लोग हैं क्योंकि दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचते हैं, और क्यों पहुंचते हैं। तो किसी तल्ल की बुनियाद पे पहुंच ही जाते हैं, इंसानी तल्ल की बुनियाद पे। उसका कोई ना कोई रास्ता तो बनता होगा इंतज़ामी। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब का एडिशनल हिस्सा है। दूसरी बात, अच्छा ये क्यों नहीं, ये जो काम हमारे लोग हैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दो चीज़ें, इस्तेमारी सोचें कहाँ कहाँ पे कंट्रोल किए हुए हैं जहनों को पाकिस्तान के माशरे में। वो कौन सी इस्तेमारी सोचें जिन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको पकड़ के रख लिया, जकड़ के रख लिया। उनका कल्ला कमा, उनका तोड़, उनका मुकाबला कौन कर रहा है, कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। या जब तक वो कुव्वतें पकड़ के रखेंगे, कुव्वतें क्या हो सकती हैं जिनका ताल्लुक इंसान से है, जिनकी वो बात सुनते हैं इंसानों के साथ, माशरे के साथ। तो आप देख लें कौन कौन है। वो सियासी भी थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, कुछ मजहबी उलमा बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्टिव हो सकते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके दुनिया भर ने अपने तरीके भी बदले अपनी हेल्थ के। और तीसरी बात, हुकूमत की बात लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है? क्या हो गया इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को? और हमारे मुल्क के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। यानी एक अजीब बात है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके बच्चों की सेहत का ताल्लुक है, फिर साजिशी थ्योरियां जिसका इफ्तिखार साहब जिक्र कर रहे थे, बेशक, और बात ऐसी ही है, साजिशी थ्योरियां। अगर कोई ऐसी वहां पे तसल्लत नहीं होगा अपनी जगह के ऊपर जिसको लोग यकीन रखते हो जिसके अंदर, और हकीकत हर कोई कसीरुल कुतबी शक्ल लेके बाहर निकल आएगा, तो फिर यही कुछ होगा। ऐसा ही होता है। अब आप भुगतिए, क्योंकि आइंदा भी वक्त भुगतने वाला आने वाला है आपके लिए। ठीक हो गया जी, आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।